नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि एक वीडियो बनाया जा चुका है, उस वीडियो में पार्ट 1 में हमने इस जजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी 13 जून 2022 की। इसमें हस्बैंड को छोड़ के और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को जो चार्जेस थे सेशन कोर्ट में, मतलब जो एलिगेशंस थी 498 की, 504, 506 और 307, 120 बी आईपीसी के अंदर जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई थी वो जो कि डिसमिस कर दी गई थी और माननीय हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी और इनको जो है डिस्चार्ज कर दिया था। और लेकिन साथ में जो पार्ट बी का जो पोर्शन था, जो कि काफी जजमेंट काफी मतलब जो वीडियो था जो जजमेंट के ऊपर जो बना था वो काफी लेंथी हो गया था, तो इसलिए पार्ट बी को हमने डिस्कस नहीं किया था उस वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्ट बी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट्स आई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो के आगे तक अंत तक बने रहिए और हम देखते हैं कि क्या था कहा था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो देखिए पार्ट बी जो है वो उसमें एक डायरेक्शंस दिए गए थे जो स्टेट को और पुलिस को कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है जब FIR जो है वो लॉन्च हो जाती है। तो उसके बाद एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का भी जो है वो डायरेक्शंस दिए गए थे। पहले हम इसको पर देख लेते हैं डायरेक्शंस क्या बताए गए थे, तभी हम इसके बारे में आगे जान पाएंगे। देखिए ये पैराग्राफ नंबर 32 पे अगर हम देखेंगे तो उसमें माननीय कोर्ट ने कहा कि एक सोशल एक्शन फोरम थी फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498A और उसके अलाइड सेक्शन है मर्सिलेसली यूज्ड किए जा रहे हैं एडवोकेट्स द्वारा, जो कि काफी ज्यादा एक्सेजरेट किया जाता है इंसिडेंट्स को और टेलर्ड किया जाता है और इमेजिनरी और अबहॉरिंग स्टोरी जो है वो डाल दी जाती है। और फिर इसी ऑब्जेक्टिव को मतलब जो ऑब्जेक्टिव और रीजंस थे जो सेक्शन 498 के वो जो है सेकंड अमेंडमेंट में बताए गए थे। स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने बताया, और फिर जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पे जजमेंट में मेंशन किए हुए हैं। और फिर बाद में कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे, उस डायरेक्शंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शंस ये दिए हैं, पैरा नंबर 35 पे बताया है कि जो कोर्ट ने कहा कि डायरेक्शन देने से पहले थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि भूमिका बांधी है कि जो ऑब्जेक्टिव एंड एलिगेशंस हैं मिसयूज ऑफ 498 की जो लेजिस्लेशन में मिसयूज हो रहा है, तो कोर्ट ने प्रपोज सेफगार्ड्स मतलब प्रपोज कर रही है सेफगार्ड्स को आफ्टर द गाइडेंस फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जजमेंट की गाइडेंस के द्वारा माननीय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो एक सेफगार्ड्स है वो प्रपोज कर रही है। तो जजमेंट कौन सी जजमेंट के बारे में बताया, तो देखिए ये वही जजमेंट है सोशल एक्शन फोरम वर्सेस मानवाधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। तो उसमें बताया गया कि ग्रोइंग टेंडेंसी है जो हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को अंदर इन्वॉल्व करने के लिए जनरल और स्वीपिंग एलिगेशंस लगाई जाती हैं। तो फिर माननीय कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए हैं जो कि इस फॉर्म में मेंशन किए गए हैं और इस फॉर्मेट में है। तो कोर्ट ने कहा कि जो अरेस्ट जो है अक्यूज्ड पर्सन की FIR या कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद कोई विदाउट कंक्लूडिंग द कूलिंग पीरियड, अब एक कूलिंग पीरियड जो है वो कोर्ट ने बता दिया जो कि 2 मंथ्स का है कूलिंग पीरियड फ्रॉम द लॉजिंग ऑफ द FIR ऑफ द कंप्लेंट। ड्यूरिंग दिस कूलिंग पीरियड the matter would be immediately referred to the family welfare committee FWC in each district। तो देखिए कोर्ट ने यहाँ डायरेक्शंस दिए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि जब भी कोई FIR रजिस्टर्ड होगी तो इसमें जो है अरेस्ट जो है कोई भी पुलिस स्टेशन जो एक्शन जो है या पुलिस एक्शन या अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इवन पुलिस एक्शन भी नहीं लिया जाएगा जब तक का जो 2 मंथ्स का जो कूलिंग पीरियड है। मान लीजिए 1
जुलाई को रजिस्टर्ड हुई FIR, तो उसका जो 2 मंथ्स का जो कूलिंग पीरियड है वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तभी उसके बाद ही पुलिस है कोई भी एक्शन जो है वो ले पाएगी। तो यहाँ पे 2 मंथ्स का कूलिंग पीरियड बता दिया है और इस कूलिंग पीरियड में कहा कि साथ में एडिशन डायरेक्शन भी दी कि 2 मंथ्स के कूलिंग पीरियड के बाद जो मतलब इस दौरान, बाद नहीं, इस दौरान जो है मैटर को फैमिली वेलफेयर कमेटी है उसके पास भेजा जाएगा इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर जितनी भी यूपी में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वहां पे एक FWC कॉन्स्टिट्यूट होगी जिसे फैमिली वेलफेयर कमेटी कहा जाती है और वहां पे जो मैटर है वहां रेफर किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात बताइए फिर कि वही केस भेजे जाएंगे जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जिनमें 498 IPC और विद नो इंजरी 307 की जो साथ कोई भी केस हुआ है जैसे अबेटमेंट टू सुसाइड होती है और उसमें कोई इंजरी नहीं होती है तो उसी केसेस को जो 498 के जो भी केसेस हैं और साथ में जो 307 में जो केसेस होंगे उसमें इंजरी नहीं होती है और या फिर अदर अलाइड्स जो सेक्शंस होंगे, लाइटर जो सेक्शंस होंगे जिसमें इम्प्रिजनमेंट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 साल से कम तक की होगी। मान लीजिए कोई भी केस लगा दिए, साथ में सेक्शन लगा दिए, जैसे 323 का लगा दिए जिसमें सजा 1 साल से कम की है। सिमिलरली 506 के केस लगा दिया तो उसमें भी सजा जो है वो 1 साल की है। तो ऐसे जितने भी ऑफेंसेस साथ में ऐड किए जाएंगे जिनकी सजा 10 साल से कम तक की है, ऐसे केसेस को ही FWC जैसी फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास रेफर किया जाएगा। आगे फिर एक थर्ड डायरेक्शन ये दी कि जो कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी FIR की तब जो एक्शन जो है वो पुलिस एक्शन तभी लिया जाएगा जब तक कि कूलिंग पीरियड जो है कंप्लीट ना हो जाए। आफ्टर कंक्लूडिंग द कूलिंग पीरियड 2 महीने के बाद ही जो है एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान जो कूलिंग पीरियड 2 महीने का होगा, मैटर जो होगा रेफर कर दिया जाएगा फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। आगे फिर एक और बताइए, आगे चौथी डायरेक्शन ये दी कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो एटलीस्ट 1 और मोर FWC, हर डिस्ट्रिक्ट जितनी भी यूपी में जिस डिस्ट्रिक्ट होंगी उसमें एक कम से कम एक या एक से अधिक FWC जो है वो बनाई जाएगी। जो भी ज्योग्राफिकल साइज होगा पॉपुलेशन का और जो भी डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर, तो कंप्राइजेस जिसमें 3 मेंबरान होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस जो होगा वो रिव्यू किया जाएगा बाय पीरियडिकली। जो भी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन होगा उनको रिव्यू किया जाएगा पीरियडिकली बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन प्रिंसिपल जज। जहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे वहां कर वो रिव्यू करेंगे, या फिर प्रिंसिपल जज होंगे वो रिव्यू करेंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस को, और जो कि खुद भी वो उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी। आगे फिर जो अगली डायरेक्शन ये बताई इन्होंने, 5वीं डायरेक्शन ये बताई कि जो FWC जो फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। एक यंग मेडिएटर होगा जो कि मेडिएशन सेंटर के फ्रॉम द मेडिएशन सेंटर से लिया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे, या फिर कोई यंग एडवोकेट होगा जिसका प्रैक्टिस जो है 5 साल तक की होगी, या फिर कोई सीनियर मोस्ट 5th ईयर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द M.I.L और जिनका गुड एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड होगा जो कि पब्लिक स्पिरिटेड यंग मैन भी होंगे। तो इस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, या फिर और साथ लिखा और या फिर कोई वेल अक्लेम्ड रिकॉग्नाइज्ड सोशल वर्कर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, क्लीन एंटीसीडेंट्स बताएं, या फिर ये इनमें से कोई सोशल वर्कर होंगे वो भी ऐड हो सकते हैं। और फिर एक और वर्ड ऐड किया है, अगर इन दोनों के अलावा भी नहीं हो तो कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकते हैं जो कि उसी डिस्ट्रिक्ट या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे, जो कि थोड़ा जो अपना टाइम जो है वो दे सकते हो इस प्रोसीडिंग्स के ऊपर। और फिर उसके बाद और वर्ड होड यूज किया, और मतलब इन तीनों के अलावा एक और ऑप्शन भी दिया गया कि एजुकेटेड वाइफ्स भी होंगी जो सीनियर जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो एजुकेटेड वाइफ्स हुई जुडिशियल ऑफिसर की वो भी बन सकती हैं, और या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो वाइफ होंगी उन डिस्ट्रिक्ट की तो वो भी मेडिएशन के पार्ट जो है वो बन सकती हैं, जो FWC का पार्ट बन सकती हैं। तो ये तो ये बताया। फिर आगे पर बताया कि जो मेंबर जो होगा मेंबर होंगे जो FWC के, वो उनको विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया जा सकेगा। मींस जो भी मेडिएशन कराएंगे, जो भी कूलिंग ऑफ पीरियड में जो भी दोनों पार्टीज के बीच में समझौता जो भी सेटलमेंट कराएंगे, वो उनको जो भी कोई स्टेटमेंट देंगे उनके सामने वो विटनेस के तौर पे कोर्ट में नहीं पेश हो पाएंगे। आगे फिर एक डायरेक्शन दी है कि हर कंप्लेंट को
जो एप्लीकेशन जो होगी 498 आईपीसी की, और या फिर अलाइड सेक्शन, जैसे 498 के साथ जो भी सेक्शन लगा दिए जाएंगे, 323, 406 जो भी सेक्शन लगा दिए जाएंगे, वो सारी कंप्लेंट्स को इमीडिएटली, जितनी भी कंप्लेंट्स होगी इमीडिएटली भेजी जाएंगी FWC बाय द कंसर्न मजिस्ट्रेट। जो भी मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो उसको जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी उसको FWC के पास, फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजेंगे। और फिर साथ में बताया कि जो कंप्लेंट लेने के बाद, जो FIR के बाद, कमेटी जो होगी, जो FWC जो कमेटी होगी वो समन इशू करेगी कॉन्टेस्टिंग पार्टीज। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो दोनों पार्टीज को समन भेजेगी जिनके भी नाम डाले हुए हैं। और अलॉन्ग विथ साथ में एक वर्ड लिखा, अलॉन्ग विद द 4 सीनियर एल्डरली पर्संस। जो सीनियर पर्संस होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, एल्डरली पर्संस होंगे, तो उनको भी जो फिर उन एरिया में जहां रहते होंगे, जहां फिर बहुत सीनियर पर्संस होंगे, जो इंटरेक्शन होगा उन लोगों के साथ, वो भी बुलाएंगे जो कि सेटल कर सकें। और जो विद इन जो दोनों के बीच में समझौता करा सके, सेटलमेंट करा सके विद इन द पीरियड ऑफ 2 months। जब भी कंप्लेंट लॉन्च होगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर। और फिर बाद में बताया कि कॉन्टेस्टिंग पार्टीज जो होंगी वो आर ऑब्लाइज्ड टू अपीयर, उनको आना पड़ेगा कमिटी के सामने विद 4 एल्डरली पर्संस, मिनिमम 4 व्यक्ति जो होंगे मिनिमम साथ लेकर आना पड़ेगा। और जो है डिलिब्रेशंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे विद द एड ऑफ द मेंबर ऑफ कमिटी। कमिटी के साथ अपनी जो भी वर्जन है वो डिस्कशन करेंगे ताकि कोई एक समझौते पे आ सके। फिर आगे बात बताया कि जो कमेटी जो होगी वो प्रॉपर डिलिब्रेशन, प्रॉपर डिस्कशंस के बाद अपनी एक रिपोर्ट है वो देगी और रेफर करेगी मजिस्ट्रेट साहब के पास या पुलिस अथॉरिटी के पास। और फिर उसके आधार पे कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की जाएगी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 months, 2 months के बाद एक्सपायर की जाएगी, बाय इंसर्टिंग ऑल फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एंड द ओपिनियन द मैटर। जितने भी मैटर के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे वो डालेंगे। फिर आगे और बताइए डायरेक्शन, ये 9वीं डायरेक्शन ये है कि कंटिन्यूअस डिलिब्रेशन बिफोर द कमिटी। पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे वो अवॉइड करेंगे अरेस्ट को, और कोई भी कोर्ट से स्टेप्स जो हैं वो नहीं लेंगे अगेंस्ट दी अक्यूज्ड पर्संस के साथ अगेंस्ट में। लेकिन साथ में बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो होंगे वो अपनी पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। और एक जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कोई इंजरी हुई है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस लेना 161 के अंदर। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन जो होगी, जो भी पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशंस बताई हैं, वो अपनी साथ में जरूर करेंगे। आगे फिर बताया 10th डायरेक्शन ये बताई कि रिपोर्ट मिलने के बाद कमेटी जो रिपोर्ट देगी कमेटी उसको कंसीडर करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट। फिर अपने मेरिट पे, अपने हिसाब से, अपने विवेक अनुसार चलेंगे और फिर उसके बाद जो भी सुटेबल एक्शन होगा वो लेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 2 months। 2 months के बाद का जो कूलिंग पीरियड खत्म होगा वो भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर अपने हिसाब से, मेरिट्स के हिसाब से उस केस पे वर्कअप करेंगे। फिर आगे बताया लीगल सर्विसेज कमेटी भी होगी, वो बेसिक ट्रेनिंग देगी जो भी मेंबरान होंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी को टाइम टू टाइम, और जो कि 1 हफ्ते तक ही होगी मैक्सिमम। ऐसे नहीं कि काफी लंबी ट्रेनिंग देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 1 हफ्ते तक की ट्रेनिंग देंगे। और फिर इसके बाद एक और डायरेक्शन बताई 12 और फिर 13 के ऊपर हम जाते हैं थोड़ा सा। उसमें बताया कि इन्वेस्टिगेशन जो होगी FIR कंप्लेंट की 498 की और अलाइड सेक्शंस जो भी बताए हैं शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द डायनेमिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जो कि इंटीग्रिटी होगी, जो सर्टिफाइड होगी और जिनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिली होगी नॉट लेस देन 1 week टू हैंडल द इन्वेस्टिगेशन सच मैट्रिमोनियल केसेस, जो कि अपनी सिंसियरिटी और ट्रांसपेरेंसी से करेंगे। तो ये डायरेक्शंस थी बताई गई। और जब सेटलमेंट हो जाएगा पार्टीज के बीच में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होंगे या फिर सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे जिनको नॉमिनेट किया गया होगा, उस प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज कर देंगे। और अगर पाया जाएगा कि क्रिमिनल केस को क्लोज करना तो क्रिमिनल केस को क्लोज कर देंगे। तो ये डायरेक्शंस थी माननीय हाई कोर्ट ने जो है वो दी। और उसमें साथ में कहा कि ये जो ऑर्डर है वो सर्कुलेट किया जाए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास यूपी के, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है लॉ गवर्नमेंट ऑफ यूपी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जितने भी हैं फैमिली, और जो कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाएंगे और विद इन द पीरियड ऑफ 3 months पॉजिटिवली, 3 months के अंदर पॉजिटिवली बनाएंगे। और जो है इशू किया जाए सर्कुलर ताकि ये सारी चीजों को, मतलब जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं
इस हिसाब से जो है सिंसियरिटी के साथ वो अपने काम को कर सके। तो ये थी डायरेक्शंस दिए थे माननीय हाई कोर्ट ने, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए थे वो भी फैमिली वेलफेयर कमेटी के ऊपर थी। उसके लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है उस वीडियो को भी आप जरूर मिस नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।